We are going to start with next topic, that is acceleration on a smooth surface. और जो आज का टॉपिक है वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक है. इस पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला. तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांट टू सी इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. Acceleration of a body on a smooth surface. तो स्मूथ सरफेस का मतलब होता है विदाउट फ्रिक्शन. तो देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस. हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया और उस ब्लॉक का हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन डिफरेंट कंडीशंस. तो कंडीशन नंबर 1 इज व्हेन द पुल इज हॉरिजॉन्टल. अभी पहले तो सिचुएशन समझ लो कि सिचुएशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट we have a surface. इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है. So there is a block on this. ब्लॉक मतलब some object. अब इस ऑब्जेक्ट को हमको एक्सेलरेट करवाना है. तो एक्सेलरेशन कब आएगा? जब फोर्स अप्लाई करो. फोर्स होते हैं दो टाइप के. एक तो तुम बोलते हो पुल फोर्स, एक तो तुम बोलते हो पुश फोर्स. तो पुल एंड पुश तुमको पता होना चाहिए. पुल मतलब खींचना, इट इज पुल, राइट. और पुश मतलब धक्का देना. तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है अंडर टू डिफरेंट कंडीशन. वन इज अंडर पुल फोर्स एंड अदर इज अंडर पुश फोर्स. अब जब पुल फोर्स की बात कर रहे हो तो इसमें भी दो केसेस डिस्कस करने हैं हमको. व्हाट वी हैव इज इन दिस केस हमने एक पुल फोर्स लगा दिया. दिस पुल फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल. मतलब ये पुल फोर्स में कोई भी एंगल नहीं बनाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो जब भी एक फोर्स प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट हो उसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स. अगर अलोंग वाई एक्सिस एक्ट हो तो उसको बोलते हो वर्टिकल फोर्स. तो हम लोग पहले देखेंगे पुल एक्टिंग हॉरिजॉन्टल. तो बहुत सिंपल सा केस है. We are supposed to find the acceleration. There is a block which is kept on the surface. There is no friction. That is why they are calling it as smooth surface. By the way, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे. फ्रिक्शन हम अलग से अगला चैप्टर देखेंगे फ्रिक्शन. उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे बेसिक फॉर्मूला के साथ साथ फ्रिक्शन ऐड होगा. क्योंकि अभी जब फ्रिक्शन ऐड करूंगा तो फिर इक्वेशन विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले विदाउट फ्रिक्शन करते हैं. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट जब एक सरफेस पे रखा है तो पता होना चाहिए आपको द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्शन. और सरफेस इस पे रिएक्शन लगाएगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. बिकॉज यू नो एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट. ये हो गया रिएक्शन. एंड दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके आगे आपको कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ दिखेगा तो याद रखना एक्शन इज वर्टिकल डाउनवर्ड्स mg और रिएक्शन इज r. करेक्ट यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से आपको R इक्वल टू mg मिल जाएगा. मतलब नॉर्मल रिएक्शन में वेट को बैलेंस कर दिया. तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स कर रहा है? F, हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट विद सर्टेन एक्सेलरेशन A. और हमारा टास्क था टू फाइंड आउट A. यहाँ पर तो बहुत इजी केस है. फोर्स, दिस फोर्स वेल बाय द वे इसके आगे मैं इस फोर्स को बोलूंगा ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोड्यूस करेगा. तो फोर्स क्या होता है इन जनरल? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था A इक्वल टू F बाय. तो व्हेन यू हैव अ पुल इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल. इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जस्ट फोर्स अपॉन मास. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का है और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 20 किलोग्राम है. What will be acceleration? 100/20. स्टार्ट हम लोग हमेशा सिंपल केस से करेंगे. अब थोड़ा चेंजेस करते जाएंगे इसमें. सेकेंड केस इज पुल एक्टिंग एट एन एंगल थीटा. एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. मतलब अभी हमारे पास केस ऐसा है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट इज ऑन अ स्मूथ सरफेस, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस. यहाँ पे एक पुल फोर्स है. सिर्फ इतना है कि जो पुल फोर्स है ये एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है?
थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल नीचे बना सकता था, ये ऊपर बना सकता है, तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेसिफाई, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो पुल फोर्स है ये एंगल बना रहा है थीटा, लेकिन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा हॉरिजॉन्टल अपवर्ड्स। ये यहाँ तक ये फोर्स एफ पुल फोर्स है। पुल क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। नंबर पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। पुश बाद में देखेंगे, फिलहाल पुल की बात कर लो। ये पुल फोर्स है और मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सिर्फ इसलिए ड्रॉ की बिकॉज़ वी वांट टू नो। आई हैव टू ड्रॉ द लाइन होगी, मैं हटा देता हूँ, मैं ब्लॉक हटा देता हूँ। आई जस्ट रिमूव द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक था ना, इसको फिलहाल हटा दिया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्यों ड्रॉ किया? व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस पुल फोर्स? तो जो पुल फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब जिनको कॉस और साइन कंपोनेंट पता नहीं कैसे करते, तो डोंट वरी, एंगल को एडजेसेंट जो होता है वो कॉस होता है, क्योंकि कॉस का डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल को एडजेसेंट कॉस है तो कॉस को परपेंडिकुलर साइन है, तो यहाँ पे क्या है एफ साइन। तो ये हो गया आपके पास। इसको बाय द वे फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बेसिकली अ डायग्राम व्हिच शोज ओनली फोर्सेस, so that is called as free body diagram। ये कौन सा डायग्राम था? फ्री बॉडी डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट था जो हमने दिखाया नहीं, वो एक सरफेस पे था, स्मूथ सरफेस पे, मैंने वो भी दिखाया नहीं, वो हटा दिया हमने यहाँ से। उस ऑब्जेक्ट पे फुल फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, बट दैट फुल फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये जो फुल फोर्स है इसमें दो कंपोनेंट कर लिए, एफ कॉस और एक गया एफ साइन। तो वर्टिकली अपवर्ड अगर आप देखोगे तो दो फोर्सेस हैं, आर और एफ साइन थीटा, और ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा mg माइनस एफ साइन, करेक्ट। देन जो पुल फोर्स था उसका साइन थीटा कंपोनेंट ये बेसिकली अब वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? एफ कॉस। तो विच इज अ ड्राइविंग फोर्स? एफ कॉस। वेरी गुड। तो मोशन को ड्राइव करने के लिए एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? एफ कॉस थीटा बाय एन, सिंपल। गुड। देन अब पुल की जगह पे पुश फोर्स लगा देंगे, तो वी विल अप्लाई push acting on an object, of course at an angle, push acting at an angle theta with respect to horizontal, मतलब with respect to horizontal. This time we will talk about push which is acting downwards, क्योंकि हमने पुल का अपवर्ड देख लिया तो पुश का क्या देखेंगे? डाउनवर्ड्स। तो सिचुएशन इज मोर और लेस सेम। वो एक सरफेस था, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का वेट mg ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये है mg, ये है r, ये तो हमेशा ही आने वाला है। अब आप पुश फोर्स लगा दो, पुश मतलब धक्का देना, पुश मतलब धक्का देना, तो यहाँ पे लगेगा वो फोर्स हियर। तो पुश फोर्स इज हियर, दिस इज पुश फोर्स। यहाँ पे एक चीज यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन इज दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कौन से क्वाड्रेंट में डायरेक्टेड है? विच इज द क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट नहीं पता होगा तो कंपोनेंट गलत आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होता है। मतलब ये जो फोर्स है इट वाज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, मैं एंगल थीटा मान लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो फोर्स है ना एफ, एंड एज यू रिमेंबर मैंने आपको सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स में बताया था, फोर्स द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को आप जहां चाहो वहां पे मूव करके रख सकते हो, लेकिन अंडर वन कंडीशन,
उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। तो ये जो फोर्स है ना, इसको मैं उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, राइट। बट लुक, आई हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन, आई हैव नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड आल्सो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है? सेम। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। व्हाई? वर्टिकली अपोजिट। वेरी गुड। तो यहाँ पे f का cos कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ पे f का sin कंपोनेंट। So you will have f cos theta and here you will have f sin theta. In this case, normal reaction is equal to vertically ऊपर सिर्फ normal reaction। तो देखोगे यहाँ पे f sin theta plus mg। और इस केस में ड्राइविंग फोर्स, कौन है ड्राइविंग फोर्स? हाँ, एफ कॉस। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एम इंटू ए। तो ए क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बाय हो गया। डन। तो these are the three cases that you should know to find out acceleration of an object on a horizontal smooth surface। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है। व्हेनेवर यू से स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है देयर इज नो फ्रिक्शन। तो फिलहाल फ्रिक्शन हम बात ही नहीं करेंगे, वैसे भी फ्रिक्शन हम अगले चैप्टर में देखेंगे, करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल पुल फोर्स है, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? f बाय m। अगर मेरे पास एक पुल फोर्स है बट इट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अपवर्ड्स, तो दो कंपोनेंट कर लिए थे हमने, एफ कॉस और एफ साइन। एफ साइन और आर वर्टिकली अपवर्ड्स और नीचे कौन था? एम जी। तो क्या लिखोगे वहां पे? आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मोशन को ड्राइव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ए। तो ए मिल जाएगा एफ कॉस थीटा बाय एम, राइट। सिमिलरली फॉर पुश फोर्स, पुश फोर्स के केस में भी आप कंपोनेंट करोगे। फिर पुश फोर्स के केस में व्हाट यू विल हैव इज दैट पुश फोर्स, क्योंकि पुश फोर्स हमने डाउनवर्ड्स अप्लाई किया था, तो जो एफ साइन थीटा है वो डाउनवर्ड्स जाता है। तो उस केस में आर इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी होता है और एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए आएगा। तो ए क्या आएगा? एफ कॉस थीटा बाय। गुड, है क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक, तो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ योर मॉड्यूल्स। उसमें अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो अब तक हमने ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, अब हम इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे और उस केस में हमको ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन on a smooth inclined plane, on a smooth inclined plane। इसमें भी दो केस है। केस नंबर 1, प्लेन इज एट रेस्ट, मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन है वो मूव नहीं हो रहा। दूसरा केस होगा जो इंक्लाइंड प्लेन है हम उसको भी एक्सीलरेट करेंगे। तो वी विल सी टू केसेस आल्सो हियर। तो ये केस नंबर 1 है जिसमें व्हेन द इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, while inclined plane is at rest। मैंने आपको इसका क्वेश्चन ऑलरेडी सीईटी के सेट में करवा दिया एंड आई टोल्ड यू कि ये जेईई और नीट में भी आया है, टोल्ड यू दैट। कोई बात नहीं भी आया तो दैट इज ओके, वी विल सी अगेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है पहले समझ। जब सरफेस ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठाया हो, दैट इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। और आपको रोटेशनल मोशन मतलब 12th का पहला चैप्टर एज फॉर योर स्टेट बोर्ड, उसमें आपको ये वापस करने वाला है, तो अभी से कंपोनेंट पता होना चाहिए। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको बोलते हो थीटा। थीटा अल्फा बीटा जो भी डिनोट करना हो कर लो, फिर प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर रखा है। वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज kept on this smooth inclined plane। तो ऐसा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे रखा हुआ, समथिंग लाइक दैट। क्लियर? फिर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस में अगर एंगल थीटा हो,
देखो ये जो नीचे का लाइन है ना, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होता है? थीटा, सेम एंगल। तो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो वेट mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वेट mg कभी भी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, ऐसे मैं हमेशा सेंटर पे दिखा, सेंटर ऑफ मास पे ही वेट एक्ट होगा। तो ये जो mg का लाइन है ना, ये लाइन नंबर 1 को क्या है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का लाइन है ये किसको परपेंडिकुलर है? लाइन नंबर 2 को, करेक्ट। अगर लाइन 1 और लाइन 2 में एंगल थीटा है तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल थीटा ही होता है। So if the angle between two lines is theta, then the angle between two lines which are perpendicular to these two lines is also theta. ये भी थीटा है। Then mg का ये बन जाएगा cos कंपोनेंट, क्योंकि एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा cos होता है, तो mg cos। और मैंने आपको भी बताया कि mg cos को हमेशा परपेंडिकुलर होता है mg sin। तो ये आ गया आपका mg sin थीटा का। क्लियर? अब इसके आगे ये कंपोनेंट्स हमेशा याद रखने हैं आपको, क्योंकि आगे जाके चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो कम से कम ये एक्सपेक्टेड है कि आपको कंपोनेंट्स याद है, और बहुत सिंपल है। डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, और यू शुड नो कि ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव नहीं होता, देयर हैज टू बी सम फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो देयर हैज टू बी सम फोर्स डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड फोर्स का फोर्स है mg sin थीटा, करेक्ट। और यही mg sin थीटा विच विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। गुड। तो फिर वही चीज, व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज नॉर्मल रिएक्शन एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। गुड। तो व्हाट यू विल राइट इन दिस केस इज, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, और डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कौन सा फोर्स है? mg sin। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg sin थीटा। mm कैंसिल, तो a इक्वल टू g sin। ये हो गया एक्सेलरेशन of an object on a smooth inclined plane when inclined plane is at rest। इसमें केस 2, जब inclined plane खुद ही एक्सीलरेट हो रहा है, तो what you are doing is you are applying an additional force on the inclined plane itself। तो तुम इस inclined plane को ही horizontal push लगा दो, तो inclined plane starts accelerating। तो उस केस में ऑब्जेक्ट का कितना एक्सीलरेशन? रिमेंबर, कंफ्यूजन का कोई केस नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने फोर्स किस पे लगाया? इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कौन था? ऑब्जेक्ट। तो इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स लगाया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना? दैट इज व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इफ द इंक्लाइंड प्लेन इज पुश्ड एंड हैज सम एक्सेलरेशन। तो आपके लिए मॉड्यूल्स में दिया हुआ है व्हेन एन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन b। ठीक है, व्हेन एन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन, when an inclined plane is given and horizontal acceleration b, तो जो इंक्लाइन प्लेन को हमने एक्सेलरेशन दिया उसको b बोल रहे हैं। तो आइडिया ये इज, बाकी सब कुछ नहीं रहने वाला है। मतलब एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं। यू हैव एन इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। What is doing it? You are keeping an object on this। ठीक, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे। मत समझ लेना। ओके, तो एज यू नो ये आएगा एंगल थीटा मानता हूँ मैं। वेट कहाँ होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या है? ये है mg। देन यू ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर
ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका आर, ये एंगल बनता है थीटा, ये होता है एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको आता है एम जी साइन, एम जी साइन थीटा। यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सेम। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, वो थोड़ा थोड़ा चेंज क्या वो देख लेते हैं। और हमने क्या किया ना, इसको ही एक्सेप्ट कर दिया विद सम एक्सेलरेशन वैल्यू बी। जब तक तुमने इसको एक्सेलरेट नहीं किया था तब तक the frame of reference was inertial frame of reference, which is non-accelerated frame of reference, correct? The only force acting on the object was down the inclined plane, which is mg sin theta. लेकिन जैसे तुमने inclined plane को accelerate किया तो जो object है it is now in non-inertial frame of reference. जब भी एक object accelerated या non-inertial frame of reference में हो उस पर pseudo force act होता है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया है, मैं वापस बता देता हूँ, बट यू शुड रिमेंबर नाउ। फॉर एग्जांपल आई गिवन यू दिस एग्जांपल ऑफ बस। तुम बस में बैठे हो, बस ने सडनली ब्रेक मारा, यू फील अ पुश टू द राइट, देन बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, यू फील अ पुश टू द राइट, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ब्रेक लगा तो यू फील पुश फॉरवर्ड, एक्सेलरेट हुआ तो यू फील पुश बैकवर्ड। किसी ने आपको धक्का नहीं दिया था बट यू स्टिल फील दैट पुश बिकॉज यू आर इन accelerated frame of reference, the pseudo force reacting on you. तो अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम खुद भी बैठ जाते ना तो भी तुमको सेम pseudo force लगता। अगर हमने इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट किया तो जो pseudo force है ना, जो इस पे एक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी मैंने एग्जांपल, बस ने ब्रेक मारा तो यू फील पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बस एक्सेलरेट्स यू फील पुश इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। तो सूडो फोर्स हो गया एमबी, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एमबी आ रहा है। ये यहां तक। नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो एक लाइन है मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा। अब इसको एक्सटेंड कर क्यों किया एक्सटेंड? ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे एंगल्स वर्कआउट करने थे। ये एंगल थीटा थे, ये एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बाकी को लगेगा कि करस्पॉन्डिंग कहां से आ गया, करस्पॉन्डिंग वही है। सिर्फ ये लाइन अगर मैं यहाँ दिखाता तो फिर एंगल कितना बनता है, थीटा, क्यों, करस्पॉन्डिंग। हाँ, सिर्फ ये मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके दिखा तो वो थीटा ही आएगा। तो अब ये हो जाएगा कौन सा, एम एम बी कॉस थीटा, राइट। और उसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जाएगा एम बी साइन थीटा, सही है। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स ये डायग्राम भी गलत करके रखा हुआ है, मतलब फोर्सेस सब दिखाए, यहाँ पे एम बी कॉस लिख दिया, और एम बी कॉस कौन है, एम बी साइन। तो याद रखना, बहुत जगह पे गलती मिलेगी आपको, इधर एम बी कॉस लिख दिया है फॉर सम मिस्टीरियस रीजन, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, देन नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, एम बी साइन थीटा प्लस एम बी कॉस। वेरी गुड। लेट अस से the object is still moving down, मतलब it is moving down the inclined plane। तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। तो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस, मतलब डाउन द इंक्लाइन माइनस अप द इंक्लाइन। तो एम बी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। Net force, what is force in general? Mass into acceleration. So mg sin theta minus mb cos theta. अब mm कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू g sin theta minus b cos theta, करेक्ट, राइट। तो ये याद रखो, अब मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू g sin theta minus b cos। फिजिक्स में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ यू रिमेम्बर थिंग्स। हम सब कुछ नहीं याद रख सकते, एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम नहीं रख सकते यार। तो फिर एक काम करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ।
मैं बताता हूँ, ये जितने भी केसेस हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे एक ही केस है, जितने भी अभी तक सिखाए सब एक ही है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं होता तो बी की वैल्यू क्या थी, तो क्या बन जाता, ए इक्वल टू, तो फिर वही तो था, करेक्ट। अब इमेजिन ये इंक्लाइन प्लेन होता ही नहीं, प्लेन इंक्लाइन नहीं होता तो एंगल कितना होता, जीरो, जीरो होता, तो फिर ए की वैल्यू क्या बन जाती, जी साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो। बात सही है। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि हमने कहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया क्या हमने, ये तो अपने आप ही नीचे आ रहा है। अपने आप क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेट। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता और फोर्स नहीं लगाता तो ऑब्जेक्ट वो होता क्या, नहीं होता, तो एक्सीडेंट कितना आता, जीरो। तो बराबर है जीरो, क्लियर है तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्सेशन होगा, यस। तो क्या हुआ एक्सेशन, एफ कॉस थीटा बाय एम। अब वापस इमेजिन कर दो, ये जो हमने जो फोर्स देखा था, फोर्स इट वाज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर ये फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया ही नहीं होता, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में ही होता, तो थीटा की वैल्यू क्या होती, कॉस जीरो कितना होता है, तो ए इक्वल टू क्या आता, वही तो है, इक्वल टू क्या है, एफ बाय एम। तो ये सारे केसेस सेम ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर, सब कुछ सेम है। और मिडल ऑफ द क्वेश्चन सबसे इजी चैप्टर है, रिमेंबर दिस, इट इज इजी। तो वो सब बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नहीं है वो डिफिकल्ट, इसलिए नहीं है। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास सरफेस पे एक की जगह पे दो ब्लॉक्स है एंड बोथ ऑफ देम आर इन कॉन्टैक्ट, दो है, तीन है, चार है, वो देखेंगे। तो ऐसे केसेस को हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट पुट एवरीथिंग इन अ टेबल एंड आई गिव यू ट्रिक्स ऑन हाउ टू डायरेक्टली गेट फॉर्मूलाज। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि फॉर्मूलाज डिराइव कैसे करने हैं, लेकिन रिमेंबर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे हमको डिराइव नहीं करना होता, वहाँ पे हमको फॉर्मूला से मतलब है और आंसर से मतलब है। I tell you the method of finding out the formula, deriving the formulas, but I'll give you a trick to remember. तो एक काम करेंगे, पहले एक टेबल ही बना देता हूँ, which will help us. तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा what is the condition. कंडीशन मतलब ब्लॉक्स कैसे अरेंज है, एक है ब्लॉक, दो है ब्लॉक, तीन है, चार है, कौन से ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम वर्कआउट करने वाले हैं। Free body diagram is a diagram in which you show only the forces acting on the body. Surrounding का पूरा ही, surrounding में जो भी है तुम हटा देते हो, सिर्फ forces दिखाते हो। उसके बाद you have to make equations of motion. Equations of motion मतलब equation जिसमें force, mass और acceleration आएगा, उसको बोलते हो equation of motion. And lastly you will find out the expressions for forces and acceleration. Forces and acceleration. So this is what you are supposed to do. Good. So let us see what is to be done here. अब बहुत सारे केसेस बनेंगे और ऐसे कम से कम हमको 7 से 8 अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं। और 7 से 8 मतलब पहले तो 4 केसेस है, उसमें 7 से 8 सब टाइप से है। एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। हमको एक टेबल बार बार करने वाला है, तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट मेक कॉपी ऑफ इट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशन। कंडीशन मतलब आप एक ड्रॉ डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम्स आएंगे। उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट का सिंगल सिंगल डायग्राम होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। उसके बाद हम इक्वेशंस देखेंगे एंड लास्टली वी विल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जिसको ये समझ में आ गया, तुम्हारा रिजल्ट ऑफ द मोशन हो गया। तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो याद रखना इसके आगे। गुड। तो पहला, इसमें पहला केस मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ये है ना, सिक्वेंशियली स्पीकिंग मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट मतलब मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, एक ही बात है। मोशन
of blocks in contact. So I'll start with a very simple case first. फिर धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. एक सरफेस है. Again, this surface is supposed to be frictionless. There is no friction. तो उसके ऊपर एक ब्लॉक है. लेटर से ब्लॉक A, B जो भी नाम देना होगा, some block, and then you have another block which is kept in contact with the first one. यहाँ पे एक ब्लॉक और एक ब्लॉक है, B ब्लॉक. गुड. इसको A ब्लॉक बोल दूंगा, इसको B बोल दूंगा. इसका मास m1 है, इसका मास m2. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब दोनों में से किसी पे भी एक पे तुम फोर्स लगा सकते हो. एक काम करते हैं, इस पे फोर्स लगा देते हैं m1 पे. तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स कौन है? F. इस पे एक्ट कर रहा है. अब इसके बाद यू आर सपोज टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैं तुमको बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि सिर्फ वो बॉडी और उस पर लगने वाले फोर्सेस, बाकी सब हटा देना. तो दो बॉडीज थे, तो हम लोग दो बॉडीज और उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने वाले हैं, एंड एवरीथिंग एल्स वी विल जस्ट डिलीट. फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी होगा लेफ्ट से राइट. तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन. दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों बॉडीज पे ड्राइविंग फोर्स एक ही है और ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन. तो दोनों का एक्सेलरेशन होगा विद सेम वैल्यू. करेक्ट? राइट? गुड. यहाँ तक क्लियर? अब फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? ए बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट हुआ? एफ. ए बॉडी पे एफ फोर्स एक्ट हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि उस पर फोर्स लगा तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जिस बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन. एग्री? सही है. गुड. लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड ऑब्जेक्ट? सेकंड ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेट हुआ? क्योंकि ए उस पे फोर्स लगाएगा. तो मान लेते हैं ए ने बी पे फोर्स लगा दिया स्मॉल एफ. करेक्ट? ए ने बी पे क्या लगाया? स्मॉल एफ. ये क्या है? एक्शन है. एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट. तो बी ने ए पे क्या लगा दिया? रिएक्शन. तो ए पे कितने फोर्सेस है? दो. और बी पे कितना है? एक. अब मैंने बोला ना इजी है. क्यों इजी है? एक बात बताओ, सिस्टम कहाँ जा रहा है? टू द राइट. तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड में कौन सा फोर्स है? लेफ्ट में कौन सा है? हाँ, तो नेट फोर्स क्या होगा? F minus F. Very good. This is net force. But you know what is net force? Mass into. लेकिन F minus F A पे लग रहा है कि B पे लग रहा है? A का मास कितना है? तो M1 हो गया इक्वेशन. Then what about B? इस पे एक ही फोर्स है, स्मॉल है. तो क्या लिखोगे? F2A. Done. ये जाता पक्का. अब आपको चाहिए फोर्स और एक्सेलरेशन. पहली बात तो एक्सेलरेशन फाइंड करना इज सिंपल. इट इज ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ड्राइविंग फोर्स था F, टोटल मास था m1 प्लस m2. ड्राइविंग फोर्स कौन है? F. टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2. यहाँ तो क्लियर है. और फोर्स फाइंड करना है. कौन सा फोर्स फाइंड करना है? स्मॉल f. टू स्मॉल f. ये तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तुमने ही लगाया था, तुमको नहीं पता कितना लगाया था. वो तो पता ही होगा ना वैल्यू, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दैट फोर्स एक्सटर्नली. तो जो फोर्स एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया हमको तो उसकी वैल्यू पता होती है. पता क्या नहीं है? एक्शन रिएक्शन. तो क्या फाइंड करना है? तो स्मॉल एफ क्या था? m2a. और a क्या आया? हो गया. राइट? क्लियर? अब यही सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ. तो सिचुएशन विल रिमेन मोर और लेस सेम विद स्लाइट चेंजेस. अब वो स्लाइड चेंज क्या है? ये जो फोर्स है ना F, इट इज नाउ एक्टिंग ऑन B. एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने B पे लगाया, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? टू द लेफ्ट. और जो फ्री बॉडी डायग्राम की तो बात कर रहे थे, तो फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का, तो फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का आएगा. पहले बी का देख लेते हैं.
जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, पहले कभी भी पहले उसका देख लेना। तो एक्सटर्नल फोर्स बी पे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बी पे, कैपिटल एफ। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन, ठीक, राइट। लेकिन ए पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ए पे तो एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, तो किसने लगाया होगा, बी ने। तो बी ने ए पे क्या लगा दिया, एक्शन, और ए ने बी पे क्या कर दिया, रिएक्शन। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगा, F माइनस एफ इक्वल टू m2a, और ए का क्या बनेगा, F इक्वल टू m1a, और ए तो हो ही जाएगा ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सिर्फ यहाँ पे स्मॉल f में m1a है, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है, m1a। आए समझ में, पक्का। I am not satisfied with this क्योंकि I want to give you a trick. Trick is something that you will need क्योंकि questions solve करने के लिए टाइम नहीं है उतना। कैपिटल F फॉर एक्सटर्नल फोर्स, चलो वो तो हमको पता होगा। एक्शन कैसे निकालना है पता लग गया, ड्राइविंग फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। ये जो स्मॉल f है जो दो बॉडीज के बीच में है, उसको कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। उसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला केस स्मॉल f किस पे लगा, किस पे लगा, बी पे। तो स्मॉल f ने, कैपिटल F ने किसका एक्शन प्रोड्यूस किया, ए एंड बी का, लेकिन स्मॉल f ने सिर्फ किसका किया, राइट। तो स्मॉल f का लिखोगे m2a, ए क्या था, f अपॉन m1 प्लस m2। तो स्मॉल f जब निकालना होता है तो वो किस पे लग रहा है वो देख लो, किस पे लग रहा है, m2 पे। तो m2 इंटू ए क्या है, f अपॉन m1 प्लस m2। खत्म। सेकेंड केस में स्मॉल f किस पे लग रहा था, ए पे, मतलब m1 मास पे। तो क्या आएगा, m1 इंटू ए क्या था, f अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, राइट। क्योंकि अभी मैं 3 बॉडी सिस्टम पे जाऊंगा, ये 2 बॉडीज था, अभी हम सिस्टम में और एक बॉडी ऐड करने वाले हैं, तो द थिंग्स विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए ट्रिक्स पता होना चाहिए, एंड व्हाट आई डू इज आई नॉट मेक इट कंजेस्टेड, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखते हैं टू शो फोर्सेस। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी एंड सी। So we have 3 objects A, B and C. A का मास m1, B का मास m2 और C का मास m3. You should know this is m1, this is m2, this is m3. You can apply a force on A or C. दोनों में से कहीं भी। A पे लगा रहे तो whole system will move to the right side with acceleration A. Whole system. ठीक। अब free body diagram तो मैं ड्रॉ करने ही वाला हूँ, लेकिन before I draw free body diagram, I would want you to tell me what is the acceleration of the system. F upon total mass, m1 plus m2 plus m3. इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब हम लोग तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते थे। Let us start with the first one. Acceleration तीनों का तो राइट नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ए पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जस्टिफाइड है क्योंकि उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन बी और सी से काम करेंगे, ए और बी कांटेक्ट में है तो ए बी पे क्या लगाएगा, फोर्स। इसको मैं बोल देता हूँ F1। ये एक्शन हो गया तो ये क्या करेगा, रिएक्शन F1। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ए ने बी पे F1 एक्शन लगा दिया, बी ने रिएक्ट कर दिया F1 इन अपोजिट डायरेक्शन। बी ने सी पे लगा दिया F2 और सी ने रिएक्ट कर दिया F2। है क्लियर, गुड। तो एक्शन रिएक्शन पे वर्कआउट कर लो, यहाँ समझ में आ जाएगा तुमको। सिस्टम कहाँ जा रहा है, राइट में। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू m1 है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 था। व्हाट अबाउट दिस, F1 माइनस F2 इक्वल टू m2 है। हाउ अबाउट द थर्ड वन, F2 इक्वल टू m3a, करेक्ट, राइट। अभी यहाँ से इन सबको सॉल्व करके तुम F1 F2 की वैल्यू निकाल सकते हो।
लेकिन माय होल पॉइंट इज सॉल्व करना ही नहीं होता है. यू विल वेस्ट योर टाइम डूइंग 10 स्टेप्स जो आपको 0 स्टेप में मिल सकता था. देखो F2 तो तुमको मिल ही गया ना. व्हाट इज F2? M3A व्हाट इज F upon M1 plus M2 plus. अब हमको F1 निकालना है, तो F1 का मैं ट्रिक बताता हूँ. पहले ये देख लो कि F1 कहाँ एक्ट हो रहा है बिटवीन A एंड B. मतलब F1 किसको किसको ड्राइव करेगा? B और C को, राइट? तो F1 फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ, मतलब M2 प्लस हो गया. F1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A. M2 प्लस M3 इंटू A, लेकिन A क्या है? करेक्ट, क्लियर. और अगर और एक ऑब्जेक्ट डी लगा देता तो F1 क्या था? M2 plus M3 plus M4 into A. A is F upon M1 plus M2 plus M3 plus M4. So this is how you should work out forces and equations. आप पूरा सॉल्व करो, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए करो, आएगा यही. This is what you are going to get. अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं C पे 4 लगा देता हूँ. तो आई टेक द सेम सिचुएशन, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन फोर्स सिर्फ अभी C पे लग रहा है. तो दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज B ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज C ऑब्जेक्ट. ये A, ये B, ये C. ऑफ कोर्स M1, M2 एंड M3 एक्सटर्नल फोर्स लग गया C पे, सिस्टम हो गया एक्सेल टू द लेफ्ट. तो जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो आई टोल्ड यू you always have to start free body diagram from the point where force is acting. It helps you to work out forces. जिस पे फोर्स लगाना पहले उसका ड्रॉ करना. तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट C. Then I'll go to B, and then lastly I'll see what is the free body diagram of A. It is going to the left with acceleration of A. C will apply a force on B, है ना. नाम तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो भी नाम देना होगा वो दे दो. तो लेट अस से F1 फोर्स. C ने B पे फोर्स लगाया F1, B ने क्या किया? F1. B ने किस पे लगा दिया? A पे. कितना लगा दिया? तो A ने क्या कर दिया? रिएक्शन. बन गया बॉडी डायग्राम. और सबका एक्सेलरेशन टू द लेफ्ट ही आने वाला है. वो सिस्टम इज मूविंग टू द लेफ्ट. टेल मी इक्वेशंस. व्हाट विल बी F2? M1 A, ठीक है ना, क्योंकि इसका मास M1 था. व्हाट अबाउट दिस? F1 minus F2 equal to M2 A. How about this? F minus F1 equal to M3. Good. एक्सेलरेशन तो आपका वही आएगा F upon M1 plus M2 plus M3. अभी हमको सिर्फ फाइंड करना है F2 और F1. तो मैं दोनों बता देता हूँ कैसे फाइंड करें. देखा ये F2 इज M1 है, तो M1 A, क्योंकि F2 सिर्फ A ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा था, इसके लिए वहां पर सिर्फ M2 आएगा. व्हाट अबाउट F1? F1 यहाँ पे है, बराबर ना, यहाँ है कि नहीं. तो F1 किसका किसका एक्सटेंड करेगा? A और B. क्या लिखोगे? M1 प्लस M2. तो M1 प्लस M2A. A is F upon M1 plus M2 plus M2. करेक्ट. ऐसा इस कॉन्सेप्ट को तुम चाहो उतने ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड कर सकते हो. तो मैं रैंडम केस लेता हूँ. आई जस्ट टेक सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो एक काम करते हैं, आई टेक रैंडमली 5-6 ऑब्जेक्ट जितने भी है. तो ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया. उसके बाद यू हैव सेकंड ऑब्जेक्ट ओवर हियर, देन यू हैव थर्ड वन, इसमें क्वेश्चन आया था
for around I guess 80 objects, something like that. तो 80 objects दिए थे, तो कोई इशू नहीं है, 80 हो 800 हो, we will still be able to work out all this. चलो 5 तक ठीक, so I'll take 5 objects now and we'll try to find out randomly, तो without any bias हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है वो देख लेंगे. लेट अस से कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हो गया F और एक पूरा सिस्टम गया टू द राइट. इसका मास था m1, इसका मास था m2, इसका मास था m3, इसका है m4, इसका है m5. गुड. तो पहले तो मेरे को बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन जनरल. F upon m1 plus m2 plus m3 plus m4. I write down summation mi. I runs from 1 to 5. Shortcut notation. Einstein summation convention है तो वो यूज करेंगे. फाइन. गुड. अब यहाँ पे फोर्स है F1. एक्शन ये करेगा रिएक्शन. यहाँ पे है F2 एक्शन ये कर देगा रिएक्शन. यहाँ पे है F3 एक्शन रिएक्शन. यहाँ पे आ जाएगा आपका F4 that is action and it will react. Correct? So I ask you randomly, tell me what is F4. F4 ये सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहा है. F4 ये सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहा है. M5 into A और A तुमको पता है. What will be F3? बिना डायग्राम देखे M4 plus M5. Excellent, very good. What about F2? M3 plus M4 plus M5 into A. चलो ठीक है, sufficient enough. So this is all you need to know in this particular topic, motion of blocks in contact. Is that clear? Good. इसके बाद the next topic is motion of blocks connected by massless string. Same, more or less same है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में थे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं. तो मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय massless string. Motion of blocks connected by massless strings. ये इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रिंग इज massless. आगे जाके स्ट्रिंग का मास भी हम ऐड करेंगे, नॉट फॉर नाउ बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब देख लेंगे हम लोग. यहाँ पे अगेन आई स्टार्ट विद द सिंपल केस. दो ऑब्जेक्ट्स है, let us say A and B. You have two blocks, mass m1 and m2. They are connected with a string. तो इन दोनों में एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे सम स्ट्रिंग. ये A ब्लॉक, ये B ब्लॉक, मास m1, मास m2. वापस से सेम स्टोरी, तुम दोनों में से किसी पे भी फोर्स लगा सकते हो. तो इफ आई अप्लाई अ फोर्स हियर, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, राइट. तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखो. और बाय द वे टेंशन, यू नो व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज फोर्स. कहाँ पे होता है टेंशन फोर्स? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स में होता है या फिर रॉड्स में होता है. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रिंग है, डू यू थिंक देयर इज टेंशन? नो, बिकॉज इट इज स्लैक, लूज होना, तो टेंशन इज जीरो. हाउ अबाउट नाउ? राइट. अब टेंशन फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है. सो यू शुड नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. एनी गेस? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. मतलब मैं राइट से देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि वायर लेफ्ट पे बांधा हुआ है,
तो if you're looking from right, the tension is to the left. अगर मैं लेफ्ट से देखता तो मुझे लगेगा वायर राइट पे बांधा हुआ है. तो if I'm looking from left, the tension is to the right. और जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन की वैल्यू सेम है. तो if you have only one string, then the tension value is also same. तो अभी इस केस में क्या होगा? If I'm looking from object A, मुझे लगेगा कि ये वायर यहाँ पे टाई किया हुआ है. तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी फ्रॉम A to B. तो यहाँ आ जाएगा टेंशन T. Now similarly, if I look from B, मुझे लगेगा कि टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है? टुवर्ड्स. अब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का. फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, so let us draw FBD. एंड FBD के लिए हमेशा एक चीज याद रखनी है तुमको. Always start from where the external force is applied. Always, because it will help you to get equations. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप. और बाय द वे ये सिस्टम कहाँ एक्सेप्ट होगा? टू द लेफ्ट, क्योंकि तुम इसको लेफ्ट में पुल कर रहे हो. पुल फोर्स है. गुड. तो टेल मी इक्वेशन फॉर ए ब्लॉक. ड्राइविंग फोर्स माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स मतलब M1. करेक्ट. व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड पे एक ही फोर्स है, तो T इक्वल टू M2A. व्हाट इज एक्सेलरेशन? F upon M1 plus. Very good. What will be tension in the string? M2 into A. So M2 F upon M1 plus. हो गया. Clear? अब ये F को वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं. वो भी मैं लिखूंगा नहीं. आई जस्ट वर्कआउट ओरली हियर. ये F अगर वहां पे होता, उस तरफ होता, तो क्या लिखते? F माइनस टी इक्वल टू M2A. क्योंकि F B पे एक्ट होगा, तो F माइनस टी इक्वल टू M2A और T इक्वल टू M1A. सही है. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पिछले केस में 5 ऑब्जेक्ट लगाए, मैं यहाँ पे भी वैसा करने वाला हूँ. आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली. तो ये हो गया. तो बेसिक आइडिया था. ए तो चेंज नहीं होने वाला. ए इज F अपॉन M1 प्लस M2. सिर्फ यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग गया? B पे. B का मास कितना है? M2. तो F माइनस टी इक्वल टू M2A और T इक्वल टू M1A. M1A ये कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2. तो T इक्वल टू M1 F अपॉन M1 प्लस M2. है तो क्लियर? गुड. अब हम 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम पे जाएंगे. तो आई विल इंक्रीज वन मोर ऑब्जेक्ट. अगर कोई एक हाथ दूसरा केस छूट भी गया तो फिर आपके पास मॉड्यूल्स है. यू कैन वर्क आउट फ्रॉम मॉड्यूल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. So let us take these 3 objects A, B and C. Last time मैंने A पे फोर्स लगा दिया था, अब मैं C पे लगा देता हूँ. So I'll just apply some force here. और यहाँ पे एक वायर है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे और एक स्ट्रिंग है. तो अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन की वैल्यू भी अलग है. तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चलो T1 है, T1, यहाँ पे T2 एंड दिस इज आल्सो T2. नोटेशंस डज नॉट मैटर. तुम किसको T1 बोल रहे हो किसको T2 बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ इसको T1 बोलो तो इक्वेशन ऐसा बनेगा. तुम इसको भी T1 बोल सकते थे. 2 स्ट्रिंग है ना, 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन की वैल्यू आएगी. दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग है. यहाँ तक क्लियर है? तो विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आई वांट टू नो फ्रॉम यू and in less than 10 seconds each time, what will be the equation for C object? F minus T1 equal to M3. Very good. What will be for B object?
T1 minus T2 equal to, very good, what will be for the A? T2 equal to M1A. What will be A? F upon M1 plus M2 plus M3. वेरी गुड। और यहाँ पे भी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है तो आपको दो अलग अलग टेंशन फाइंड करने हैं, तो पहले T2 फाइंड कर लो। T2 क्या आएगा? M1A, A क्या है? F upon M1 plus M2 plus M3। फिर ये जो T2 की वैल्यू है ये ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या करोगे? सॉल्व करोगे, नहीं करना है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग सही है, ये T2 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, दैट इज फाइन, करेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं आपको भी ये रियल लाइफ में लेके जाता हूँ। सपोज आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप आपकी गाड़ी को खींच रहे हो एक रस्सी की हेल्प से, वो स्ट्रिंग पे टेंशन होगा ओनली बिकॉज ऑफ वन व्हीकल, करेक्ट। तो क्या लिखोगे? मास ऑफ द व्हीकल इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे ना। उसके पीछे और एक गाड़ी लगा है एंड यू आर पुलिंग, तो जो रस्सी है वो कितने गाड़ी को खींच रहा है? तो ये जो T1 है कितने गाड़ियों को खींच रहा है? दो को खींच रहा है। क्या क्या मास था? M1 plus M2 into A. What is A? F upon M1 plus M2 plus M3। अब तुम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, नॉट हियर बट एट होम, ये T2 की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, वही मिलेगा। वो तो यहीं से दिख रहा है। T2 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो T1 क्या आएगा? M2 है प्लस T2, लेकिन T2 क्या है? M1 है, तो फिर T1 कितना आ जाएगा? M2 है प्लस M1 है, A कॉमन आ गया, तो M2 प्लस M1 इंटू A क्या है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टू सिंपल। अभी मैं आपको इस सेम चीज को, इसी को हम लोग टेंशन मतलब स्ट्रिंग्स के साथ ड्रॉ करने वाले हैं। सेम केस, motion of blocks, but this time connected with the help of strings। अब थोड़ा सा मैं केस को है ना 5 की जगह पे 50 ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ। Let us take that case to 50 objects, that will be better off, or then I will make the mass of each object same। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में वो एक ट्रेन का केस था। आपको पता है ट्रेन में बोगीज होते हैं, कंपार्टमेंट्स, एंड एनी टू सक्सेसिव कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रॉड्स। रॉड्स आर लाइक स्ट्रिंग्स। तो ऐसा क्वेश्चन था कि 100 बोगी का एक ट्रेन है, हर एक बोगी का मास दिया हुआ है और आपको इंजन कितना फोर्स दे पा रहा है, क्योंकि ट्रेन को चलाएगा कौन? इंजन, तो फोर्स बता दिया था। और आपको पूछा था कि 78 और 79 बोगी के बीच में जो रॉड है उसमें टेंशन कितना है बताओ। 78 और 79, तो 78 के पीछे कितने? 22 ना, 100 में से 78 गए 22, तो वो जो रॉड है 78 और 79 के बीच में वो कितने बोगीज को ड्राइव कर रहा है? 22, और हर एक बोगी का मास सेम है 22 m into acceleration। But what is the acceleration? Force provided by the engine divided by total mass 100 m। क्योंकि हर एक बोगी का मास m है तो 100 का 100 m है, तो 22 m upon 100 mm गया, तो 22 by 100 into whatever was the force, and the force was 1000 Newton। 220 डन, खत्म। तो ऐसे केसेस में आपको you will be, ये ट्रिक्स पता है तो यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो ऐसा करते 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 लेट अस से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 50। तो एक काम करता हूँ, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, यहाँ पे 50 तक जाते हैं। आई हैव नॉट सेड येट कि सबका मास सेम है, बाद में देखेंगे, अभी तक नहीं बोला मैंने, बाद में देखेंगे। तो ठीक है, इस डायरेक्शन से पुल कर लेते हैं। ये है f, यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन होगा T2। रोटेशन भी समझ लो, M1 और M2 के बीच में T1, M2 और M3 के बीच में T2, M3 और M4 के बीच में T3, M4 और M5 के बीच में T4, करेक्ट।
तो M30 और M31 के बीच में E30, करेक्ट, गुड, फाइन। व्हाट इज टोटल एक्सेलरेशन? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, मतलब समेशन mi, I runs from 1 to 50. Good. What is the value of tension T1? टेंशन T1, टेंशन T1 मतलब इस वायर के पीछे कितने ब्लॉक्स है? 49। तो क्या लिखोगे? M2 प्लस M3 कहाँ तक? M50 तक। 49 ब्लॉक्स है पहला छोड़ के, तो M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू M50 इनटू एक्सेलेरेशन बिकॉज़ F अपॉन समेशन mi, I runs from 1 to clear 50 in this case, of course इस केस में 50 है। अभी अगर मैंने बोल दिया कि सारे के सारे ब्लॉक्स का मास सेम था, नीचे 50 m है, ऊपर 49 m है, mm कैंसिल, तो 49 by 50 into x, गुड, राइट। तो ये याद रहेगा। तो ये था मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग्स। 2-3 केसेस हो गए, बहुत हो गया, बाकी आप खुद वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। हो गया ना हमारा मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर अ पुली, मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर अ पुली, सीक्वेंशियली करेक्ट है ना? तो मोशन ऑफ ब्लॉक्स, motion of blocks over a pulley। यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में कम करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे केसेस अलग अलग डिस्कस करने हैं, तो वन बाय वन वी विल सी। इसमें कुछ assumptions भी है that you should know। सबसे पहला बताता हूँ मैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये रिजिड सपोर्ट, Why do we need to have a rigid support? क्योंकि हमको रिजिड सपोर्ट से एक रॉड हैंग करना है। ये रॉड क्यों काम में आएगा? क्योंकि इस रॉड से हम लोग एक पुली को सस्पेंड करने वाले हैं। पुली जस्ट लाइक दिस रॉड ऑफ फैन, वो भी तुमने रिजिड सपोर्ट से हैंग किया ना, वो रॉड वैसा ही यहाँ पे है। अब इन दिस केस यू हैव अ वायर which is passing over the pulley. This string is supposed to be massless and inextensible। तो ये massless string है, खुद का मास नहीं है उसका, या लाइट स्ट्रिंग बोल सकते हो। और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, और फिलहाल हम लोग पुली का भी मास नहीं ले रहे। पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। और ये जो स्ट्रिंग है, इन दोनों के फ्री एंड पे, क्योंकि 2 फ्री एंड्स है, वहां पे हमने 2-2 लोड्स लगा दिए, 2-2 मासेस लगा दिए। तो वी पुट 2 मासेस हियर। लेट अस से दिस इज M1, दिस इज M2। वो आपकी मर्जी है किसको M1 बोलो किसको M2 बोलो, लेकिन रिमेंबर M1 और M2 में से एक ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम में जाएगा सिस्टम, तो मोशन ही नहीं होने वाला। तो मोशन ही नहीं होगा तो फिर एक्सेलेरेशन 0 आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अज्यूम दोनों में से एक आपको ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे M2 की वैल्यू ग्रेटर देन M1 मान लेता हूँ। शायद नोट्स में उल्टा दिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, जो भी है। देखो क्या दिया होगा फिर मॉड्यूल्स में, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब मैं M2 से देख रहा हूँ तो मुझे टेंशन ऊपर दिखेगा, और ऊपर से देखूंगा तो टेंशन नीचे दिखेगा। और क्योंकि रस्सी सेम है तो दोनों साइड पर टेंशन भी सेम है, टेंशन भी सेम। राइट? अब मैं इसको फिलहाल T1 और T1 बोल रहा हूँ। T1 क्यों बोला? क्योंकि एक ऊपर रॉड भी था जिसने पुली को सस्पेंड करके रखा है। सेम केस अगर मैं पुली से देखा तो टेंशन T2 मुझे ऊपर दिखने वाला है। क्लियर? Then you have to work out forces also.
M1 का लोड मतलब M1G मतलब वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और M2G इज आल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। M2 ज्यादा है तो M2 नीचे जाएगा और M1 ऊपर जाएगा, तो M2 का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स और इसका होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं, तो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, M1 एंड पुली। पुली मतलब पुली नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे ऊपर कौन सा फोर्स है? कौन सा है? T1, तो T1 ये सिस्टम जा रहा है नीचे, करेक्ट। इक्वेशन में बता देता हूँ आपको, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है। पहले इक्वेशन समझ लो। एनीथिंग गोइंग डाउन नेट फोर्स कहाँ होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन है? M2G। ऊपर कौन है? T1 इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज M2A। सही बात, करेक्ट है। बट डू यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू yesterday and also during regular classes, anything going down mass into G plus A वही बन जाएगा ना। टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास into acceleration, और anything going down तो मैंने क्या बताया था? मास into G प्लस है कि माइनस है? माइनस है। ओके गुड। तो M2G माइनस M2A प्लस कब होता है? तो प्लस किसके लिए आएगा? M1 के लिए आएगा। आएगा वो देख लेते आएगा। तो M2G माइनस मेरे यहाँ तक। तो ऐसे सब चीजें है ना आपको भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम अगर याद नहीं है तो अगर मैं M1 के लिए देख रहा हूँ तो M1 के लिए भी सेम ही चीज बनने वाली है। सिर्फ M1 के लिए एक्सेलरेशन कहाँ पे है? अपवर्ड्स है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अपवर्ड्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हैव। So it is going up. Anything going up? G plus. सिर्फ यहाँ पे M1 लिखा क्योंकि M1 ऊपर जा रहा था, वहाँ पे M2 लिखा क्योंकि M2 नीचे आ रहा। मैं आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूला डायरेक्ट बताने वाला हूँ, बताऊंगा डायरेक्ट। सॉल्व करके तो आएगा ही, बट आई विल टेल यू ट्रिक्स। तो चलो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अभी इस केस में अनलाइक द प्रीवियस केस, पिछला केस और स्ट्रिंग और पुली का केस ये अलग अलग केसेस है। When you have a string passing over a pulley and you have two loads suspended from the two free ends of the wire, उस केस में और पिछले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले केस में अगर आप देखोगे तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस थे, मतलब वेट को नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस करके रखा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते थे ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन ऐसे केसेस में क्योंकि हमने मासेस को किसी एक सरफेस पे नहीं रखा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस नहीं कर रहा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तब होता है, इफ यू रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तुम एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे रखते हो तब नॉर्मल रिएक्शन आता है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तुमने लास्ट टाइम क्या बात था? फोर्स अपॉन टोटल मास। सिर्फ यहाँ पे बोलोगे नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज ओनली चेंज। व्हाट इज नेट फोर्स? अगर आप, मैं इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स आप क्लासेस और बुक्स से कम सीखते हो, रियल लाइफ में तुम्हारे एक्सपीरियंस आ सकते हो। इफ यू गो एंड टू बाय समथिंग लाइक वेजिटेबल और समथिंग लाइक दैट, वो क्या करते हो? एक पैन में, तराजू में एक वेट डालेंगे और दूसरे साइड में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो जिस साइड पे वेट ज़्यादा होगा वो साइड नीचे आएगा, राइट? करेक्ट। एक साइड में जीरो वेट डाल दिया, दूसरे में 2 किलो डाल दिया। व्हाट इज नेट फोर्स? 2g, क्योंकि 2 इज मास एंड g इज ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, 2g। अगर एक साइड में 1 डाला, दूसरे साइड में 2 डाला, व्हाट इज नेट? 2g माइनस 1g। तो यहाँ भी वही चीज है ना, फिर M2 ज्यादा है तो नेट फोर्स क्या आएगा? M2G माइनस M1G। उसमें G कॉमन निकालो तो क्या आया? M2 माइनस M1 इंटू। अगर M1 ज्यादा हो तो M1 माइनस M2G लिखते। चेक कर लो, यही होगा। यू हैव टू वेरीफाई एवरी स्टेप।
क्योंकि आई डो नॉट रिमेम्बर मैंने M1 या M2 बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ये M2 ज्यादा है तो M2 माइनस M1, M1 ज्यादा है तो M1 माइनस M2। ज़्यादा क्लियर? और क्या क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। आई गिव यू अ ट्रिक अगेन। देखो ये सारे ट्रिक्स तुम पूरा सॉल्व करके भी ला ही सकते हो इक्वेशन, लेकिन ट्रिक्स विल हेल्प यू। अब देखो T1 कहाँ T1 दिखता है, M2 में भी दिखता है, और तुम्हारी मर्जी है, तुम वो उठाओ। टेल मी व्हिच वन शुड आई यूज टू फाइंड आउट T1। M2, चलो M2 ठीक है। M2 नीचे आ रहा था, थोड़ी देर नीचे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे G माइनस। तो M2 G माइनस, ठीक है। तो T1 इक्वल टू M2 G माइनस A, लेकिन A क्या आया था तुम्हारा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G कॉमन निकाल दो। 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो T1 इक्वल टू M2 G क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 माइनस M2 माइनस माइनस प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो गया तुम्हारा कैंसल आउट। तो क्या है, क्या है 2M1 ये क्या है M2G अपॉन M1 प्लस M2। यही होगा, यही आना चाहिए। हो गया, फिर आ गया 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू। क्लियर? अब इसका भी ट्रिक था, इतना भी नहीं करना था तुमको, इतना भी नहीं करना होता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर नाउ। मैं बताता हूँ, अगर तुम T1 M1 से भी फाइंड करते ना, करके देखते थे, यही आएगा। ये तुमने M2 से किया ना, M2 यूज किया कि नहीं, M2 नीचे आ रहा था कि नहीं, हाँ, तो M1 के लिए क्या होगा G प्लस होगा। ओके, G प्लस है, ठीक है, गुड गुड। G प्लस A व्हाट इज M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G कॉमन। तो M1 G आ गया, करेक्ट। अंदर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या कैंसिल होगा, M1 कैंसिल, तो क्या हो गया 2M2। तो फाइनली क्या आ गया 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस। अब ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आपके पास दो पुली वाला सिस्टम है, दो पुली का सिस्टम है, अगर दो पुली वाले नंबर और पुली खुद फ्रिक्शनलेस मासलेस है, उस केस में टेंशन हमेशा टू भी नहीं बोलूंगा, रिड्यूस मास बोलूंगा मैं, रिड्यूस मास इनटू G। ये जो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 आए, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, राइट। तो टेंशन इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास कौन सा है, रिड्यूस्ड मास। तो टू पुली सिस्टम में जहाँ पे पुली का खुद का मास नहीं है, वहाँ पे रिड्यूस मास कितना है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो रिड्यूस मास इनटू G 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस। क्लियर आंसर? ओके, तो ये याद रखना। अभी आपको मिल गया T1, अभी क्या फाइंड करना रहेगा T2। T2 अगर आप देखोगे तो इफ यू सी T2 इज अपवर्ड्स, सही है। पुली का फ्री पॉइंट है, देखो पुली पे कौन सा फोर्स है T2 ऊपर, और दो साइड पे क्या है T1, राइट, करेक्ट। पुली कहीं मूव हो रहा है क्या, नहीं, पुली रेस्ट पे है, यस। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स आर बैलेंस। मतलब T2 इक्वल टू क्या आएगा, T1 नहीं आएगा, 2T1 आएगा, क्योंकि 2T1 नीचे है ना। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है T1 प्लस T1, मतलब 2T1। अपवर्ड कितना है T2। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पुली इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स आर सेम। तो T2 इक्वल टू 2T1। तो T2 इक्वल टू 2T1, तो 2T1 मतलब सिर्फ 2 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू। क्लियर, राइट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज मैं और करूंगा। अभी फिलहाल हमने सिर्फ 2 ही मासेस लिए, अब 3 मास लेंगे
तीन मास है, स्ट्रिंग एक है, एक्चुअली स्ट्रिंग एक नहीं है, स्ट्रिंग भी दो करने पड़ेंगे, लेकिन तीन मास है और दो साइड्स है, तो किसी भी एक साइड पे डबल मास लगने वाला है, तो वन ऑफ द साइड्स विल कैरी टू मासेस नाउ। यहां तक समझा? तो अगर समझा तो वी कैन नाउ गो अहेड, व्हाट वी कैन डू इज, ये वापस से रिजिड सपोर्ट, उसके नीचे ऑफकोर्स यू नीड अ रॉड, रॉड फिर हमको किस लिए चाहिए, पुली को सस्पेंड करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे ना कि आपने हवा में उड़ेगा, हो हवा में तो भी ऐसा है नहीं सकता, पंखे के ऊपर भागना ही नहीं, अपने आप होता है लेविटेशन होगा नहीं। रॉड किसके लिए, रॉड किसके लिए, भूलना मत रॉड को, रॉड को भूल गए तो फिर वो टेंशन पूछ लिया कि पता ही नहीं कौन से टेंशन की बात चल रही। यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ऐसा, फिर उसके पास यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक लोड है, उसके नीचे फिर और एक लोड, गुड, ऐसा है ना आपका टॉपिक ऐसा, जस्ट और नो, वेरी गुड। तो इस साइड वाले मास को क्या बोला है, M1, ठीक है, तो ये M2 और ये M। यहाँ पे टेंशन को T1 बोला कि T2 बोला है, T2, अगर इसको T2 बोला तो T2 यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, ये T1 आ जाएगा, अपवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड यहाँ पे T1 आ जाएगा, अपवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड इसको T3 बोल देंगे। तो रोटेशन का भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इट इज टू सिंपल। And then, of course, free body diagram draw नहीं करूंगा मैं, क्योंकि I want you to know the equation without free body diagram. What is acceleration? Net force upon total mass. Total mass कितना है, m1 plus m2 plus m3. तो डिनोमिनेटर का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो तुमको अभी बाय डिफॉल्ट याद रखेगा। और एक चीज रिमेम्बर, जितना मैं अभी करवा रहा हूँ आज पूरा, आज के आज जाके डिवाइस करो वंस एंड फॉर ऑल, एक बार से समझ में आ गया, आपको पूरी जिंदगी में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट डायरेक्टली। नेट फोर्स नीचे कौन लेके जा रहा है, M2 प्लस M3, और उसको अपोज कौन करेगा, M1। तो M2 प्लस M3 दे आर ट्राइंग टू पुल द सिस्टम डाउन, M1 इन अपोजिंग, खत्म हो गया। M2 प्लस M3 माइनस M1 इनटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, करेक्ट। बट अगर मैं M3 को यहां लगा देता तो M1 प्लस M3 माइनस M3, हाँ, लेकिन एक्सिस में होता है लेफ्ट साइड में नीचे और राइट साइड में, हो गया एक्सिस मिल गया। एक्सिस मिलने के बाद हमारा काम और बाकी है T1 T2 T3 फाइंड करना। अब देखो, विदाउट इक्वेशंस एंड विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम इसको सॉल्व कैसे करते, इसके लिए मैंने खुद ने एक मेथड डेवलप कर लिया जिसको मैंने नाम दे दिया एंड पॉइंट मेथड। एंड पॉइंट मेथड ऐसा मैंने बोला है, उसको बोलने का रिजल्ट क्या है, एंड पॉइंट, सिस्टम एंड यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्व, ठीक, राइट। तो पहले देखो कि लास्ट ऑब्जेक्ट पे, मतलब M3 कौन से फोर्स, M3G डाउनवर्ड्स एंड T2 अपवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स इज M3G, अपवर्ड्स इज T2। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, M3G माइनस T2 इक्वल टू M3G। अगर नहीं भी लिखता तो भी आना चाहिए था, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इफ समथिंग इज गोइंग डाउन G माइनस A, तो T2 ये कहां से आ रहा है, M3 से और M2 से। मैंने M2 नहीं यूज किया क्योंकि M2 पे ऊपर T1 भी है, तो मुझे अगर M2 यूज करके T2 फाइंड करना तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, T1। तो दैट इज वाई उसको मैंने फिलहाल साइड में रखा, मैं M3 यूज करता हूँ। तो M3 क्या लिखेंगे, V माइनस A, तो तुमने फाइंड किया, तो अभी सॉल्व कर लो इसको। तो T2 इक्वल टू M3 V माइनस A, ये था M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G निकालोगे कॉमन, तो T2 इक्वल टू M3 G कॉमन 1 माइनस
m2 plus m3 minus m1 upon m1 plus m2 plus m3. Cross multiply and solve. So T2 equal to m3g m1 plus m2 plus m3 minus m2 minus m3 plus m1 upon, of course, total mass m1 plus m2 plus m3. तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, तो T2 इक्वल टू 2m1 m3g अपॉन m2 प्लस m2. चेक कर दो ये है तो यस करेक्ट पक्का सही है. तो तुम्हें क्या टेंशन T2, तो टेंशन T2 सॉल्व करने के बाद क्या है, क्या है, क्या आया, दैट इज द प्रॉब्लम ना यार. कैसे रखते हैं वो तुमको सोचना है. ये बराबर लिखा क्या मैंने, ये इक्वेशन बराबर लिखा कि नहीं पहले, हाँ या ना बताओ. अब ठीक है, नीचे वो m3 ये उल्टा है, सॉरी फॉर दैट. ये बराबर है ना, सही है कि नहीं, श्योर श्योर 100% करेक्ट है, पक्का करेक्ट है ना. अब याद कैसे रखते हो, पहले ये बताओ कि तुमने ये इक्वेशन कौन से बॉडी पे अप्लाई किया. अब मैं ट्रिक बताता हूँ. देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट आने वाला है 2mg अपॉन टोटल मास कितना था, m1 प्लस m2 प्लस m. Right? Now how to remember? You have obtained this tension T2 from free body diagram of M3. तो जिस ऑब्जेक्ट को तुम यूज कर रहे हो इक्वेशन डिराइव करने के लिए, उसका मास इक्वेशन में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो वो आएगा और उसके ऊपर का छोड़ देना, लेकिन दूसरे साइड पे लिख लेना. दूसरा साइड बोलता ये तो आने वाला था, ये है ना, बराबर. तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक ट्रिक्स. ट्रिक्स हो गई तो फिर होगा, तो फिर दिक्कत है. हो गया तो T2 मिल गया. अभी T1 भी सिंपल है क्योंकि T1 तो M1 से मिल गया. तो T1 कैसे फाइंड करेंगे, M1 से. पहले बताओ M1 ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो क्या लिखूं, जी कर दे. M1G प्लस व्हाट इज A, A M2 plus M3 minus M1 upon M1 plus M2 plus M3 into 3. आ जाएगा M1G 1 plus M2 plus M3 minus M1 upon M1 plus M2 plus M3. Cross multiply M1G M1 plus M2 plus M3 प्लस बराबर है, प्लस है, सही है, माइनस अपॉन टोटल मास. M1 कैंसिल होगा, बाकी सब 2 टाइम्स में होगा कि नहीं, दो बार है ना, तो दो बार होगा. सिर्फ क्या कैंसिल होगा, हाँ क्या होगा, तो T1 क्या है, M1 क्या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ M2 प्लस M3 अपॉन टोटल मास M1 plus M2 plus M3. So T1 equal to 2 M1 M2 plus M3 G upon M1 plus M2 plus M3. करेक्ट, ऐसा ही है. अब इसका भी ट्रिक है याद रखने का. ट्रिक ये है, मैं बताता हूँ. डोंट वरी. 2 आएगा, M आएगा, अंदर M प्लस M आएगा, बाहर G आएगा, और ये टोटल मास है. ऐसा ही है. ब्रैकेट के बाहर वो है जिसका फ्री बॉडी है तुमने यूज किया. किसका यूज किया, M1. अंदर कौन है, बच्चे भी. तो यही है क्योंकि जब तुम टेंशन निकालते हो तो टेंशन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. जिस मास पे फोर्स लग रहा है वो तो बाहर ही है ब्रैकेट पे, अंदर नहीं है वो. तो अंदर कौन है, बच्चे भी. सिंपल, क्लियर, पक्का, श्योर 100%. व्हाट अबाउट T3? T3 ऊपर नीचे दो T1, तो T3 इक्वल टू 2T1. तो 2 की जगह पे यहाँ पे 4.
for M1 M2 plus M3 G upon M1 plus M2 plus M3. क्लियर? गुड. ज्यादा हो गया क्या? हाँ, हैबिट हो गया. तो ठीक है, फिर मैं आज रुक जाता हूँ, लेकिन इतना वर्कआउट करो क्योंकि आगे सिचुएशन अभी तक मैंने रिमेम्बर पुली का मास लिया नहीं, पुली फ्रिक्शनलेस बोला है. अभी हम लोग इसके आगे पुली का मास लेंगे और फ्रिक्शन में पुली में फ्रिक्शन भी लेंगे, तो थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो व्हाट यू शुड डू इज यहाँ तक आप आज प्रैक्टिस करो एंड देन वी विल सी टुमारो.